हेलो एवरीवन। आज हम पॉलिटी की दिशा में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। देखो, पॉलिटी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको रिवीजन नंबर ऑफ टाइम्स करना पड़ेगा। देखो, साफ फैजल 2010 में टॉप किए थे। उन्होंने बताया था मैंने पॉलिटी 73 बार रिवाइज की। लगभग इतना बताया था। आप इसको ये मत मान लेना कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन सर गलत दे रहे हैं। तो पॉलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करना पड़ेगा। मैं लेक्चर ला रहा हूँ, धीरे-धीरे ला रहा हूँ ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। उसी दिशा में ये नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों था? मैंने आपको पहले भी बताया है, कोई चीज़ लर्न करने में तभी आसानी होगी जब उसमें हम व्हाय लगा देंगे। देखो, विलियम पिट्स जो थे ब्रिटिश क्राउन के टाइम पे 1773 के बाद एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन वहाँ पर रखते थे। धीरे-धीरे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में अपना ओहदा बढ़ाया और 1780 के करीब वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बने। उन्हीं के टाइम पर ये एक्ट लाया गया ताकि इंडियन गवर्नमेंट को ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए और कंट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंडर लाया जाए। तो उसी दिशा में ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया। तो इस एक्ट की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इसमें कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन कंपनी के अलग-अलग कर दिए गए। देखो, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ पहले कि कॉमर्शियल अफ़ेयर्स क्या होते हैं और पॉलिटिकल अफ़ेयर्स क्या होते हैं। क्या होता है, बच्चे पढ़ तो लेते हैं मगर उनको ये नहीं पता होता है कि कॉमर्शियल अफ़ेयर्स किसे बोलते हैं और पॉलिटिकल अफ़ेयर्स किसे बोलते हैं। अगर ऐसे इमेजिन करने को बोलोगे तो वो कहेंगे हाँ, हमें पता है, मगर नहीं पता। देखो, कॉमर्शियल अफ़ेयर्स क्या होते हैं, कंपनी ट्रेड कर सकती थी, बिज़नेस कर सकती थी, रेवेन्यू और प्रॉफ़िट शेयर कर सकती थी। इंपोर्टिंग कर सकती थी रॉ गुड्स को, एक्सपोर्ट कर सकती थी, टैक्स कलेक्ट कर सकती थी। मगर पॉलिटिकल अफेयर क्या होते हैं, गवर्नेंस क्या होगी, लॉ क्या होगा, वॉर के टाइम और डिप्लोमेसी के टाइम पर डिसीजन कैसे लिए जाएँगे। ये चीज़ एग्ज़ाम्पल से देख लो। एग्ज़ाम्पल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट विल यू चेंज योर माइंड। ओके? आपके माइंड को चेंज करने के लिए एग्ज़ाम्पल का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। क्या हुआ कि 18th सेंचुरी में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जो इंपोर्ट करती थी स्पाइसेस और टेक्सटाइल, कहाँ पर? ब्रिटेन में, उसको कहा गया यहाँ पर एग्ज़ाम्पल की सहायता से कॉमर्शियल अफ़ेयर। जबकि अगर कोई वॉर का डिसीज़न लेना है, मैंने आपको बताया नहीं, लॉ, वॉर, डिप्लोमेसी, ये पॉलिटिकल अफ़ेयर रहेगा। तो क्या किया गया, पिट्स इंडिया एक्ट में क्या कर दिया गया कि कॉमर्शियल अफ़ेयर्स और पॉलिटिकल अफ़ेयर्स को कंपनी के डिवाइड कर दिया गया। कॉमर्शियल अफ़ेयर कौन देखेगा? जो अब तक पॉलिटिकल और कॉमर्शियल अफेयर्स देखता आया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की क्या ज़िम्मेदारी हो गई कि वो कॉमर्शियल अफेयर्स ओनली देखेंगे, जिसमें 24 मेंबर थे और जो ब्रिटेन से लागू होते थे। अब क्या हुआ, ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश क्राउन ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने क्या किया कि पॉलिटिकल अफेयर्स अपने अंडर ले लिए और बहुत सारी चीज़ों में रिफॉर्म किए। इसी को हम डबल गवर्नमेंट कहते हैं। आगे आपसे पूछेगा, प्रीलिम्स में भी ये पूछा जा सकता है कि डबल गवर्नमेंट 1784 में जो आया था पिट्स इंडिया एक्ट के टाइम पर, उसका क्या रोल था, ठीक है? अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास एम्पावरमेंट बढ़ गई, वो सुपरवाइज करने लगा सिविल और मिलिट्री गवर्नेंस को, और रेवेन्यू पे भी उसने पोजीशन बढ़ाया धीरे-धीरे। मतलब सुपरविजन पावर जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बढ़ती चली गई, ठीक है? तो यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम हुआ कि कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये मतलब पता ही होना चाहिए कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 एक ऐसा एक्ट था जिससे इंडियन टेरिटरी, मतलब कंपनी की जो टेरिटरी है इंडिया में, जो ऑक्यूपेशन है, जो कब्जा कर रखा है उन्होंने, जैसे इजराइल ने पैलेस्टाइन की लैंड पर ऑक्यूपेशन कर रखा है, तो इस तरह की वहाँ की लैंड को ऑक्युपाइड टेरिटरी कहा जाता है। तो इंडिया में भी क्या है, इंडिया में भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो टेरिटरी ऑक्युपाई की गई थी, उसे हमने ब्रिटिश पोजीशन ऑफ इंडिया कहा। फर्स्ट टाइम ये ब्रिटिश क्राउन ने ऐसा बोला, तो ये आपको पता ही होना चाहिए। धीरे-धीरे क्या हुआ कि कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल
का बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मैक्सिमम सुपरविजन स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से पिट्स इंडिया एक्ट में ये सारे रिफॉर्म हुए। देखो मैंने ये कुछ पॉइंट डाले हैं ताकि आपको लर्निंग में ईज़ी रहे। क्या यहाँ पर ड्यूल कंट्रोल आ गया। मैंने क्या बताया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकल अफेयर हैंडल करने लगी और ईस्ट इंडिया कंपनी कॉमर्शियल कंट्रोल हैंडल करने लगी। जैसे एलआईसी क्या होता है, एलआईसी गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड की जाती है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसे फंक्शन करते हैं और पॉलिटिकल अफेयर जो है ऐसे ही ब्रिटिश क्राउन के द्वारा देखा जाता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, और कॉमर्शियल अफेयर जो है कंपनी के द्वारा देखा जाता। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में बताया गया है कि इसमें 6 मेंबर होते थे और ये सारे मेंबर जो होते थे ब्रिटिश मिनिस्टर होते थे या इसमें कैबिनेट के मेंबर होते थे, ठीक है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के बारे में वही चीज़ बताई गई है कि कैसे प्रॉफिट मेकिंग पावर इनके कब्जे में थी और उसका एक एग्ज़ाम्पल बताया गया। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हमने 1773 से ही पढ़ा है कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग बने। कैसे गवर्नर जनरल की काउंसिल 4 मेंबर की थी। एक चीज़ जो यहाँ पर मैंने नहीं बताई है, देखो वो हिस्ट्री का पॉइंट है, यहाँ पर लक्ष्मीकांत ने डिस्कस नहीं किया है। मैंने लास्ट लेक्चर में लास्ट एमसीक्यू कराया था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के आने के बाद क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में 4 मेंबर को घटाकर 3 मेंबर कर दिया गया और प्लस 1 गवर्नर जनरल हो गए, एक लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो जो भी डिसीजन होगा वो लॉर्ड कॉर्नवालिस वीटो ले सकते थे और अगर अगेंस्ट में भी लोग जाते तो 3 टोटल मेंबर थे तो कितने अगेंस्ट में चले जाते? 4 टोटल मेंबर थे। अगर 3 भी अगेंस्ट में जाते तब भी 1 रह जाता और 2-2 जाते तब भी गवर्नर जनरल का उसमें ओहदा ज़्यादा होता। तो यही बताया गया है कि कैसे यहाँ पर देखो नहीं बताया यहाँ पर मगर ये इम्पोर्टेंट है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के आने के बाद किस तरह के कंपनी के अफेयर बदलते चले गए और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सारे चीज़ों पे वीटो किया और अपनी चीज़ें इम्प्लीमेंट की। अब यही बात यहाँ बताई गई है कि उन्हें सबऑर्डिनेट कर दिया गया मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को। कलकत्ता जो बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था उसकी ऑटोनॉमी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई। ऐसे ही पार्लियामेंट की भी ऑटोनॉमी बढ़ती चली गई। इस तरह से यहाँ चीज़ें बताई गई हैं कि सेंट्रलाइजेशन बढ़ता चला गया। ये पिट्स इंडिया एक्ट था। छोटा एक्ट था मगर इम्पोर्टेंट एक्ट था। अगर इसे हम समराइज करें तो समरी में क्या चीज रिमेंबर करना है? फर्स्ट चीज, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था? रियल पॉलिटिकल पावर था। भाई किसी से वॉर हो रही, डिप्लोमेसी हो रही, तुम्हारे पास कितना रेवेन्यू आ रहा सब बताओ, ब्रिटिश क्राउन को बताओ, हमें इतना पैसा दो। ड्यूल गवर्नमेंट इससे इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट का डायरेक्ट रूल आया, ठीक है। यहाँ पर इंडियन टेरिटरी को ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरी कहा जाने लगा, ठीक है। इसी दिशा में ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट हमने देखा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। आपको ये चीज रट लेना है। अगले लेक्चर में मैं एमसीक्यू डिस्कस करूंगा, आप जरूर सुनना इसको।